हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ पेंडोरा बॉक्स स्टूडियोज़ में। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे वार्म अप स्केच के बारे में। बेसिकली एक रैंडम एनिमल स्केच के ऊपर मैं बात करूँगा। कुछ भी काम करने से पहले हमें ज़रा सा वार्म अप करना ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें उस चीज़ के कंस्ट्रक्शन और जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके ऊपर बात करना और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि शेप्स होते हैं, फॉर्म होते हैं, उसको लेके पहले हम हल्का फुल्का स्केच करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल शेप ड्रॉ किया और उसके ऊपर फिर से बेसिक फॉर्म ड्रॉ कर रहा हूँ। तो उस फॉर्म को समझना बहुत ही ज़रूरी है और उसके बाद हम इजीली उस फॉर्म से धीरे धीरे जो भी क्रिएचर हम स्केच करेंगे, जो भी एनिमल स्केच करेंगे, उसको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रोसेस को देखिए और समझिए। मैं बात करता रहूँगा इसमें ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। जैसे ये मान लीजिए एक लायन है और मुझे खास करके बिग कैट्स बहुत पसंद है, तो मैं इसीलिए फिर से आपको एक लायन स्टडी दिखा रहा हूँ। कैसे आपको अगर कंस्ट्रक्शन पता है तो आप कर सकते हो। आपको अगर एनिमल स्टडी के बारे में और भी जानना है तो लिंक पे, ये जो लिंक है कुछ मेरा पिछले वीडियो का, तो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप जाके कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। रिजिड एंड फ्लेक्सिबल पार्ट कौन सा होते हैं उसके बारे में मैंने बात किया है, तो वो एक बार समझ लेंगे और कंस्ट्रक्शन समझ लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप उस वीडियो को देखिए और फिर से आके इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए, ये जो मैंने अभी एक साइड में ड्राइंग किया है वो सिलेंडर है एंड देन दूसरा सिलेंडर गर्दन बॉडी के पास से जा रहा है। तो ये जो पोर्शन है ना, कुछ हार्ड एंड कुछ फ्लेक्सिबल, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल होता है। बेसिकली हार्ड एंड सॉफ्ट मसल्स होते हैं। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम अभी यहाँ पे कुछ स्ट्रोक्स के इस्तेमाल करेंगे। मतलब जहाँ पे हार्डनेस है वहाँ पे हम ज़रा सा थिक लाइंस का इस्तेमाल करने से क्या है, वो चीज़ हार्ड हमें दिखता है कि वो हार्ड है, ठीक है ना, एंड डेप्थ है उसमें। एंड सॉफ्ट को हम हल्का, एकदम बहुत लाइट तरीके से हम करते हैं स्केचिंग में, तो वो सॉफ्टनेस का एक रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो आप लोग जब भी कुछ भी स्टडी करेंगे तो पहले आपको जो स्केच है वो एकदम परफेक्टली लाइन बाय लाइन ऐसा नहीं करना है। बहुत ही रफ एंड फ्लेक्सिबल रखना है, जैसे मैं कर रहा हूँ ना। आप इरेज कीजिए हल्का फुल्का, और जो लाइन आपने पहले खींचे थे ना उसको भी रखिए, ताकि आपको एक रेफरेंस मिल जाए कि उस लाइन की तरह ही नहीं करना है, उस लाइन से हट के ज़रा सा करना है। तो इसलिए लॉट्स ऑफ लाइन इफ़ यू ड्रॉ, यू कीप दोज लाइन, दैट विल हेल्प यू। ठीक है ना। मतलब कोई आर्ट होता है जो एक सिंगल लाइन में होता है या डायरेक्ट इंक से होता है, जो मैं भी करता हूँ। बट अब जब वार्म अप स्केच करेंगे तो बेसिकली दिस इज़ एन वार्म अप स्केच। एंड जब आप वार्म अप स्केच करते हैं तो आप उतना माइन्यूट एंड डिटेल में नहीं करते, है ना। हमें ये क्या, हमें स्टडी के लिए चाहिए। तो दिस इज़ द स्टडी, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज़ अ स्टडी ओनली। सो आप लोग भी ऐसे ही स्टडी कीजिए, बहुत ज़्यादा केयरफुल नहीं, एकदम अपने आप को समझने के लिए। मतलब आपको समझना है कि क्या है, ठीक है ना। आपको फाइनल ड्राइंग नहीं करना है। तो दैट्स व्हाई यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी लूज एट द सेम टाइम। लाइन को एकदम हल्के हाथों से ड्राइंग करना है एंड बहुत लूज रखना है। ज़्यादा स्टिफनेस नहीं चाहिए हमें यहाँ पे। हाँ, वैसे स्टिफनेस कभी भी नहीं चाहिए, फाइनल ड्राइंग में भी नहीं चाहिए, बट यहाँ पे भी आपको बहुत हल्के हाथ से मतलब ड्राइंग कीजिए। चलिए, तो पहले ये जो हेड है उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, स्ट्रक्चर कैसे बनता है। बेसिकली हम सब एनिमल एंड अभी हम ह्यूमन है, तो ह्यूमन के भी स्केलेटन होते हैं ना, स्कल होते हैं। तो हमें क्या, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेड कंस्ट्रक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली कुछ
ऐसा होता है एनिमल का मोरलेस स्कल का एक फॉर्मेट होता है सबका ही, एंड लगभग जो मतलब इसका जो कंस्ट्रक्शन है ना वो लगभग उसका फॉर्मूला एक ही टाइप का होता है। तो आप लोग देखिए जाके कहीं पे अगर आपको स्कल का रेफरेंस मिलता है एनिमल का एंड ह्यूमन का और कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश का स्केलेटन, तो आप लोग वो स्टडी कीजिए। उससे क्या है, अंदर का जो कंस्ट्रक्शन है, अंदर का जो फॉर्म है, जिसके ढांचा है जिसको कहते हैं ना कि ढांचा, तो उसको समझने के लिए हमें स्केलेटन का स्टडी करना पड़ता है, ठीक है ना। तो प्रोफाइल व्यू से कुछ लगभग ऐसा दिखता है। अगर आप इसको यहाँ से ज़रा सा टॉप एंगल एंड 3/4 लेंगे तो कैसा रहेगा, उसको चलिए एक बार नज़र दे दें इधर। उसी चीज़ को मैं ड्राइंग कर रहा हूँ अपने मतलब आइडिया से। तो लेकिन स्टडी ज़रूरी है। आपको अगर स्टडी है कि स्कल का फॉर्मेशन कैसा है, तब आपको इजी हो जाएगा कि इसको घुमा के ऊपर के एंगल से नीचे के एंगल से कैसा लगेगा। एक चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, तब आप उसको वैरायटी ऑफ एंगल से आप इमेजिन कर सकते हो, है ना। और इसलिए आप एकदम पहले स्कल को टारगेट लेके मत कीजिए। ये भी एक प्रोसेस है, इसको सीखना आपको कैसे। आप छोटे छोटे चीज़ों का ड्राइंग कीजिए, जैसे टेबल में भी आपके पास इरेज़र हो गए, शार्पनर हो गए, एक छोटा सा बोतल हो गए, तो उसका कंस्ट्रक्शन उस समझिए और उसको डिफरेंट एंगल से ड्राइंग करने की कोशिश कीजिए, है ना। तो जब आप फॉर्म समझ लेंगे ना, तो उसी फॉर्म को घुमा फिरा के जियोमेट्रिक फॉर्म को अगर ऊपर से नीचे से साइड से ज़रा सा 3/4 एंगल से कैसा रहेगा उसको समझिए, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए जियोमेट्रिक शेप में अगर उसी हेड को अगर मैं डालूँगा तो कैसा रहेगा। तो पहले आपको वही बॉक्सी एंड राउंड शेप में कन्वर्ट करना है। तो जब तक आप बॉक्स एंड राउंड में नहीं डालेंगे तो आपको फॉर्म समझने में, मतलब डालने के बाद आपको फॉर्म इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन आप ऐसे आइडिया लगा के करेंगे तो करते करते हो जाता है, बट आपको फॉर्म समझने में बहुत देरी हो जाएगा फिर। और पहले से आप कंस्ट्रक्शन बना के चलेंगे, बॉक्स या जियोमेट्रिक फॉर्म को समझेंगे अपने माइंड में, तो क्या है आपको बहुत इजीली समझ में आएगा चीज़ें, ठीक है। एंड ये मैं फ़ोटोशॉप में ड्राइंग कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सॉफ्टवेयर खोल के रखा है एंड कुछ लेयर्स है वो भी मैं आपको शो कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी यहाँ से प्रैक्टिस कर सकें। ऐसे ही आप जब फ़ोटोशॉप में ड्राइंग करेंगे तो आपको पेन टेबलेट से ड्राइंग करना है, माउस से नहीं होगा। तो ये प्रोफेशनल ड्राइंग होता है। जब भी आप एनिमेशन में काम करने जाएंगे या गेमिंग में काम करने जाएंगे तो आपको पेन टेबलेट चलाना मस्ट है, ठीक है। आप अगर स्केचिंग रिलेटेड या जैसे टेक्सचरिंग के काम होते हैं तो उस टाइप के काम में ना आपको, या कॉन्सेप्ट आर्ट के काम होते हैं, तो फिर या इलस्ट्रेशन के काम होते हैं, तो आपको ये सब मतलब पेन टेबलेट वगैरह आना चाहिए आपको चलाना, है ना। लेकिन बेसिकली क्या है कि आपको जब तक कागज़ पे और पेन पे या पेंसिल पे पकड़ अच्छा नहीं बनाएंगे तो आप पेन टेबलेट में ड्राइंग नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए वो जो ट्रेडिशनल वे ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग है उसको कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड देन यू शुड कम विद दिस थिंग्स। उसमें आपको इजी होता है। ज़रा सा टाइम लगता है सिंक होने में, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग में मुझे कभी भी मतलब
ये वाला फ़ील नहीं हुआ। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि इसमें पेन टैबलेट में हाथ जमने में बहुत टाइम लगता है, बट वन एवर आई यूज़ दैट पेन टैबलेट फॉर द फर्स्ट टाइम, मेरे पास नहीं था। तो एक सीनियर ने मुझे दिया था, कुछ काम था तो उनको करके देना था, एंड ही टोल्ड मी दैट एड एजेंसी का कुछ स्टोरी बोर्ड था। तो वेन एवर आई यूज़ दैट पेन टैबलेट, इट वॉज माई सीनियर्स पेन टैबलेट, तो उसमें ड्राइंग करके मुझे बहुत ही मैंने एंजॉय किया, और कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि इस डिवाइस को मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं लगा कभी भी। तो पता नहीं, बहुत मज़ा आया। और अभी भी लोग बहुत बार मुझे पूछते हैं कि मुझे बैठ नहीं रहा है, सिंक नहीं हो रहा है ड्राइंग करने में। एक्चुअली क्या है कि जब आप पेन एंड पेपर में स्ट्रॉन्ग होते हो ना, पेंसिल में स्ट्रॉन्ग होते हो, तो आपको पेन टैबलेट चलाने में बहुत और भी मज़ा आएगा। तो उसमें एक अलग फ़ील है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग पेन टैबलेट का ड्राइंग भी कीजिए। अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं या कॉलेज में हैं, तो आप लोगों को ना अभी से प्रैक्टिस करना चाहिए। या आप मैक में पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी आर्ट कॉलेज से हो, तो आप लोग ये सब स्टडी करना तुरंत स्टार्ट कीजिए पेन टैबलेट के ऊपर, ताकि आपको इंडस्ट्री में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना प्रोडक्टिविटी शो कर सको और उस लायक आप पोर्टफोलियो तैयार कर सको। एंड आपको टेस्ट देने के लिए बुलाएंगे जब, तो आपको पेन टैबलेट में ही ड्राइंग करना पड़ेगा। तो फिर से कमिंग बैक टू द स्केच, तो जैसे वार्म अप स्केच है, तो मैं इसको काफ़ी रफली ड्राइंग कर रहा हूँ। और अंडरस्टैंडिंग के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगल एंड सर्कल एंड एनी अदर ज्योमेट्रिक फॉर्म लेके आप जब काम करेंगे, एंड देन उस लेयर को हमने टोन डाउन किया था, और उसके बाद मैं फिर से और एक लेयर लेके उसमें डिटेलिंग कर रहा हूँ। तो ऐसे प्रोग्रेसिव स्टेप्स होते हैं, है ना। तो ये मोटा मोटा सा एक हो गया, मतलब अंडरस्टैंडिंग की ऐसा इसका हेड स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एंड नोज़, आइज़ हमें बहुत ही एक्सप्रेसिव रखना है। कभी भी हम जब एनिमल ड्राइंग करते हैं ना, तो क्या है कि एक एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है ना। उसका एटीट्यूड दिखाने के लिए, एक एनिमल का एटीट्यूड या कोई भी लिविंग क्रिएचर हो, तो उसका जो आँख है ना वो बोलता है, उसको बोलना चाहिए। मतलब आँख देख के ऐसा लगना चाहिए कि दैट एनिमल इज़ लाइक टेलिंग समथिंग। तो ऐसा कम्युनिकेशन जो एक आँख से बनता है ना, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। लेट्स ट्राई समथिंग। इसमें एक फिर से वही हेड स्ट्रक्चर लेके शुरू करते हैं कि एक लायन है या लायनिस है, तो उसका हेड स्ट्रक्चर जैसे हमने स्टडी किया उसके अकॉर्डिंगली अभी यहाँ पे ड्राइंग किया मैंने हल्का सा दूसरा एंगल से। धीरे धीरे चलिए उसको ग्रेजुअली हम डेवलप करते हैं। अभी हाल ही में मैंने एक बुक किया है, द एडवेंचर ऑफ सुंदरबन, वो रिलीज़ होगा कुछ दिन बाद, तो आई विल शो यू द आर्ट वर्क समडे। तो उसमें मैंने बहुत एंजॉय किया है सुंदरबन का, ताकि जो टाइगर है वो बहुत वर्ल्ड फेमस है, द रॉयल बंगाल टाइगर। तो मुझे उस किताब में, उस बुक में काफ़ी मतलब इलस्ट्रेशन करने का मौका मिला, तो मैंने बहुत एंजॉय किया उस बुक को। ज़रा सा छोटा कर लेता हूँ, वो पेज में भी आना है ना, फिट करना है, तो हल्का सा और। ये क्लॉज बहुत इम्पोर्टेंट है समझना आपको।
ये मैं आपको जस्ट एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप एनिमल स्टडी करेंगे, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि मतलब कुछ प्रोजेक्ट आया और एनिमल स्टडी करने बैठ गए एंड कुछ वार्म अप नहीं किया। तो एक वार्म अप सेशन होना चाहिए जब भी आप काम करेंगे, काम करने बैठेंगे तो आधा पौना घंटा या 10-15 मिनट, आधा पौना घंटा अगर है नहीं आपके पास तो 10-15 मिनट के लिए उसको स्टडी कीजिए, कम से कम समझिए। और कुछ भी प्रोजेक्ट करने से पहले तो मैं सोचता हूँ कि मतलब 3-4 दिन आप उस जोन में जाने के लिए आपको स्टडी करना चाहिए। आपको वो जो चीज़ लेके आप काम करेंगे तो उसके अंदर पहले आपको उस जोन में जाना चाहिए। तो उस जोन में जाने के लिए आपको जैसे एनिमल रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट है तो आप उसको ही स्टडी करते रहिए 3-4 दिन तक। तो क्या है, आपका जो काम है ना वो बहुत अच्छा निखर के आएगा। That lion is just standing and waiting for something, maybe watching from far. ये ठीक है, बट ज़रा सा कभी कभी आपको ऐसा कन्फ्यूजन भी होगा कि ऐसा नहीं वैसा करते तो ये करते, बट मुझे लगता है कि पहला वाला ही ठीक था। चलिए देखते। तो कभी ऐसा होता है, कभी कभी मतलब हमें लगता है कि ज़रा सा आगे पीछे करके, हाँ ये ज़रूरी है कि आपको देखना चाहिए बार बार कि ये ठीक है कि वो ठीक है, कि ये पोजीशन गलत तो नहीं है। अच्छा फिर से वो वैसे करके देखता हूँ एक बार। तो ट्राई एंड टेस्ट करना चाहिए। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि ये पोजीशन ऐसा रहेगा तो ऐसा ड्राइंग करना है, और दूसरा पोजीशन रहेगा जैसे कि अभी ये टेल है तो कैसा देने से अच्छा रहेगा। तो ये भी एक क्वेश्चन है ना। तो चलिए इसको धीरे धीरे डार्कन करते हैं, ज़रा सा शेडिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं। तो आप भी ऐसे प्रोसेस फॉलो कीजिए जब भी आप काम करेंगे ना। तो प्रोसेस यही होना चाहिए कि आपको वेरी लूज़ आपको स्टार्ट करना है। हाँ, बहुत ही हल्के हाथ से पहले उसको ड्राइंग कीजिए, फिर चाहे तो दूसरा लेयर लीजिए। अगर कागज़ में कर रहे हो तो लेयर नहीं, उसको हल्का सा इरेज कीजिए। जैसे मैंने अभी जो पीछे वाला लेग है उसको इरेज किया, फिर किया। तो ऐसे आप इरेज कीजिए और फिर से ड्राइंग कीजिए। अगर नहीं जम रहा है तो वापस से इरेज कीजिए, लेकिन हल्के हाथ से करना, तभी आप इरेज करेंगे तो आपको मतलब पेपर को कुछ नहीं होगा। और ये जो रिप केज है एंड वॉल्यूम है उसको कैसे निकालना है थ्रू शेडिंग, ये भी आपको सीखना है। तो इसका भी मैं कुछ शेप्स का पहले स्टडी करवाऊँगा। कुछ एक लेसन लेके आएंगे स्टिल लाइफ का, ताकि हमें समझने में इजी हो कि शेप कैसे डिफाइन होता है, लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होता है। यह सब ज़रूरी भी है। डायरेक्ट आप एनिमल स्केचिंग या ह्यूमन एनाटॉमी को ऐसे शेडिंग के थ्रू अगर करना चाहते हैं तो एकदम से नहीं होगा फॉर द फर्स्ट टाइम इफ़ यू आर डूइंग। उसके लिए आपको पहले स्टिल लाइफ और कुछ ऑब्जेक्ट ड्राइंग, फ्लावर, फॉलिएज, ये सब ड्राइंग करना पड़ता है। देन फॉर्म, पर्सपेक्टिव, लाइट सोर्स, ये सब कहाँ से लाइट आ रहा है, ये सब अगर आप स्टडी करेंगे ना तो हमें पता होगा कि कौन सा हैचिंग से क्या इफ़ेक्ट आएगा। जैसे आप रिप केज वाले पार्ट में देख सकते हो कि जैसे मसल निकल के आ रहा है कुछ, जो कि रिप केज के ऊपर मसल लगा हुआ है, तो उसका जो एक फॉर्म है ना, ये सब समझने में इजी होता है फिर। तो यही है, मैं ज़्यादा उसको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर वापस आऊँगा, इसको कलर करके आपको दिखाऊँगा। तब तक के लिए आप बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।